टीवी नेटवर्क के एडिटर उदय प्रताप ने आदित्य यादव के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। बदायूं में हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के युवा प्रत्याशी आदित्य यादव से, जो प्रथम बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ एंड न्यूज़ एक्सप्रेस। थैंक यू उदय, आपका और आपकी पूरी टीम का एंड आपके व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो पहला चुनाव है, तो अनुभव कैसा रहा है अब तक? बहुत अच्छा अनुभव है। इनफैक्ट बदायूं लोकसभा सीट का बहुत पुराना संबंध समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। कभी यहाँ से नेताजी भी चुनाव लड़े, उसके बाद प्रोफेसर राम गोपाल यादव डीसी क्षेत्र के आसपास रहे हमेशा। फिर भाई धर्मेंद्र यादव यहाँ पर आए थे और एक नहीं दो बार उन्होंने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। ये बात सही है, 2019 में कुछ खामियों की वजह से चुनाव हम लोगों ने डिफीट खाई थी उसमें चुनाव में, लेकिन इस बार हम लोग काफ़ी आश्वस्त हैं और जिस तरीके से संगठन साथ ही साथ जनता के अंदर जो एक उत्साह दिख रहा है, उससे मुझे पूर्णतः विश्वास है कि एक बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी अपनी सीट को वापस रिगेन करने वाली है और बदायूं को जिस विकास से वंचित रखा गया 5 सालों तक, एक बार फिर से वो विकास बदायूं की जनता को मिला। आपके पिताजी शिवपाल जी जाने जाते हैं उनकी मजबूत रणनीति के वजह से, तो क्या रणनीति थी कि वह ये चुनाव नहीं लड़े और आप लड़े? बदायूं को लेकर मैं आपको खास तौर पे बताऊं कि कई सारी रणनीतियां थी। एक तो रणनीति ये भी थी पार्टी की और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदरणीय शिवपाल जी की कि इलेक्शन में हम लोग किस तरीके से एंटर करेंगे। दूसरी रणनीति ये भी रही शिवपाल जी की कि जो लोग हम लोगों के कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोस्ट थे या फिर जिन लोगों को साथ में ला सकते थे, उन सबको एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म पे लाना एक बड़ी रणनीति रही। कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक बहुत अच्छा हम लोगों को गेन बदायूं के अंदर मिला है। तो मैं समझता हूँ कई सारे फैक्टर्स पे हम लोगों ने काम किया और उसी की वजह से ये हुआ। इट वाज नॉट ओनली वन फैक्टर, एक फैक्टर नहीं था। एक फैक्टर तो था ही कि सीट का बदलना, और जनता के बीच से भी ये बात हुई जब हम लोग यहाँ पर आए, इनके आदरणीय शिवपाल जी के लिए प्रचार कर रहे थे यहाँ पे। उस समय पे जनता के बीच में एक आवाज़ आई जनता से ही, क्योंकि धर्मेंद्र यादव जी बीइंग अ यंगस्टर यहाँ से चुनाव लड़े थे और वहीं जब मैं आया तो उन लोगों को लगा कि अगर ये रहेंगे तो हम लोग अपनी बात खुल के कह पाएंगे। यूथ भी जो था वो डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा था। तो मैं समझता हूँ उन्हीं की आवाज़ को लेते हुए हम लोगों ने, पार्टी ने निर्णय लिया और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक तरीका, एक स्ट्रैटेजी भी पार्टी की थी। उसी स्ट्रैटेजी को काम करते हुए हम लोगों ने इस चुनाव में एंट्री करी। स्थानीय विषय क्या उभर के आ रहे हैं आप, क्योंकि आप काफ़ी अब घूम चुके हैं जनता के बीच? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्थानीय विषय। देखिए, पहली चीज़ तो मैंने अपने पूरे चुनाव में क्या किया, मोर देन बीइंग अ टॉकर आई वाज अ लिसनर। मैं बात करने से ज़्यादा सुन रहा था उधर से क्या आ रहा है, आपकी क्या दिक्कतें हैं या हमसे क्या कमियां रही हैं, ये सारी बातें मैंने की। तो विषयों को लेकर अगर बात करें बदायूं के अंदर, तो जो मेडिकल कॉलेज कभी समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे बनाया, उस मेडिकल कॉलेज में ना तो आज स्टाफ है पर्याप्त उस फैसिलिटी को चलाने के लिए। मशीन्स वहाँ पे जितनी भी मेडिकल की मशीन्स हैं सब बंद पड़ी हैं या ख़राब पड़ी हैं या जानबूझ के ख़राब की गई हैं, क्योंकि एक पूरा कार्टेल तरीके से गिरोह काम कर रहा है वहाँ पे। तो मेरा प्रयास होगा उस गिरोह को ख़त्म करना और साथ में अस्पताल को सुचारू रूप से चल सके और लोगों को यहाँ पे सुविधाएं मिल सकें। साथ में तीसरा, जैसा आप जानते होंगे बदायूं के कई सारे युवा दिल्ली में काम करते हैं यहाँ से। अगर आप वहाँ जाके देखेंगे तो जो सड़क के बगल में दुकानें होती हैं रेडी वालों से लेकर के बड़े बड़े होटल्स के अंदर जो स्टाफ काम करता है, बैक स्टाफ, वो सब लोग कहीं ना कहीं बदायूं से ही बिलोंग करते हैं। तो एक बड़ा तबका है जो बदायूं का वहाँ पे जाता है और वहाँ काम करता है। लेकिन यहाँ से जो कनेक्टिविटी है बदायूं रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए, आज एक भी ट्रेन नहीं है। अगर उनको जाना होता है तो वो बदायूं बरेली जाते हैं, बरेली से ट्रेन लेते हैं। अदरवाइज 150 से 200, मैंने पता किया था, 150 से 200 बसेस भी हैं प्राइवेट जो यहाँ चल रही हैं, जो चार्ज करती हैं 400 से 600 रुपए पर सीट। जी। अगर एक ट्रेन चलती है तो पहली चीज़ तो एक इकोनॉमिकल पड़ेगा यहाँ के लोगों के लिए, ज़रूरत भी है उसकी, और एक सीधा रूट उनको मिल सकेगा। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि यहाँ के लोगों के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे की कनेक्टिविटी हो। साथ में अब आते हैं हम रोज़गार के ऊपर। यहाँ पे बुनकर समाज बहुत बड़ी तादाद में है। एक समाज है जो खास करके लेदर के आपके पर्सेस होते हैं, वॉलेट होते हैं, उनका काम करता है।
और काफ़ी बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट करता है। तो मेरा प्रयास रहेगा उन सब के लिए जॉब्स जनरेट करना, उस कम्युनिटी को उठाना, ताकि बड़े स्तर पे वो कम्युनिटी निकल सके। एक हब अगर हम बना सके कहीं पे, वो बनाने का प्रयास होगा। और उसके बाद अगर हम आते हैं किसानों के ऊपर, तो यहाँ पे मूलतः गन्ना किसान और जो मेंथा होती है उसकी खेती होती है। काफ़ी समय से यहाँ मेंथा की खेती होती रही, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा जो मेंथा का रेट ठीक नहीं हुआ, तो लोग अब मेंथा से शिफ्ट हो रहे हैं। वेयरएज मेंथा एक बहुत ही बड़ा कमोडिटी है जिसमें अच्छा रेट मिल सकता है, तो उसको लेकर प्रयास होगा। गन्ना खेती के पेमेंट 8 से 11-12 महीने तक टल रहा है। आपको याद होगा जब 19 में चुनाव हुआ था, तो मंचों से भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने कहा था कि हम गन्ना किसानों का भुगतान तुरंत कराएंगे। लेकिन आज वास्तविकता यह है कि गन्ना किसानों को चीनी मिलों से 8-8 महीने, 10-10, 12-12 महीने बाद पेमेंट होता है। अगर आप एक किसान को देखेंगे तो उस पर कोई सपोर्ट तो है नहीं पीछे से। वो जो अपनी उपज है उसको बेचेगा, उसी का पैसा आएगा, उसी से चलाता है। तो वो किसान कर्जे में डूब रहा है, ना कि उसको पैसा मिल रहा है। तो मेरा प्रयास ये भी होगा कि गन्ना किसानों को बड़ी तादाद में जिनका पेमेंट नहीं हुआ है उनका पेमेंट हम करा सकें, और उनको सुचारू रूप से एक सिस्टम बन सके कि उनको उनका पेमेंट मिल सके और उनके जीवन में आसानी हो।